बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी सर्किट्स फ्रॉम एएस। I have written a lot of the content beforehand so that the videos are not very long. I will be discussing important things, whatever the content of this chapter is. I'll be discussing everything, and then hopefully at the end we can also look at the syllabus outline and see if everything is covered or not. राइट सबसे पहले डीसी सर्किट्स में हमें कुछ कॉमन सर्किट सिंबल्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लैम्प लिखा है। लैम्प इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ फिलामेंट ऑफ टंगस्टन वायर। ये फिलामेंट लैम्प है और फिलामेंट लैम्प की ये खास बात होती है कि जैसे जैसे उसको ज़्यादा वोल्टेज देते जाते हैं फिलामेंट लैम्प जो है ना उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा एक्सपेंशन, ज़्यादा रेजिस्टेंस। बाकी एम मीटर के बारे में सबको पता है, वोल्ट मीटर के बारे में पता है। ओपन टर्मिनल्स का मतलब ये है कि इनके दरमियान में फिलहाल मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया हुआ। कुछ अटैच नहीं है इसका मतलब है यहाँ पर इनफिनिट रेजिस्टेंस है। इनफिनिट रेजिस्टेंस। जब इसके बीच में वायर अटैच कर देते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि वायर की अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो फिर ये क्लोज्ड सर्किट हो जाता है। यूजुअली इसके बीच में अलग अलग कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। दिस हियर इज अ स्विच एंड दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम देख लेते हैं। ये एग्जिस्टेंस ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में हमें बताता है। एग्जिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर किसी सर्किट में इसको लगाया जाए और गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक डिफ्लेक्शन हमें नजर आए, डिफ्लेक्शन मतलब इसमें एक नीडल होती है, अगर वो नीडल मूव करती हुई नजर आए तो ये इस बात का सबूत होता है कि करंट एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्सो वो डिफ्लेक्शन दो डायरेक्शंस में हो सकती है। ये सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर होता है। ये भी हमारे इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा, सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। अब सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर इस तरह से जी, एक नीडल पिवटेड होती है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये मीटर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करके हमें बता सकता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेल सेल इज द बेसिक यूनिट जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेल अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय केमिकल मेथड्स। इट ब्रेक्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। सेल्स अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये सेल्स को हम पैरेलल में अगर अटैच करें तो बैटरी लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन ईएमएफ उतना ही रहता है। अगर ये 1.5 था, ये भी 1.5 था, पैरेलल में 1.5 वोल्ट के सेल हमें टोटल वोल्टेज 1.5 वोल्ट्स ही प्रोवाइड करते हैं। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर इनको सीरीज में लगाया जाए तो फिर वोल्टेजेस एड अप होते जाते हैं। ये थोड़ा सा एक ओ लेवल का कॉन्सेप्ट भी था। अगर दो सेल्स इस तरह लगाए जाए और ये सीरीज में एक बैटरी बनाई जाती है तो 1.5 और 1.5 वोल्ट्स विल टुगेदर गिव अस 3 वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट ये है एक जंक्शन। जंक्शन का लफ्ज भी हमारे इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा। जंक्शन का मतलब होता है जहां पर तारें आपस में कनेक्ट करती हैं। कीप दिस इन माइंड। अगर मैं एक सर्किट यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से, इसमें ये जो पॉइंट है जिसको मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ ये जंक्शंस नहीं है। दीज आर जस्ट द बेंड्स इन वायर। वेराज ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर दो तारें आपस में मीट कर रही हैं, दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड जंक्शन। जंक्शन का मतलब है जहां पर तारें आपस में मीट करती हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर के बारे में ऑलरेडी सब जानते हैं। डायोड्स डायोड्स करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं। इफ दिस इज द पी एंड, दिस इज द एन एंड। जब ये पी एंड किसी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तब करंट इसमें से ऐसे फ्लो कर सकता है। डायोड में जब करंट पॉजिटिव वाले पी वाले एंड से, जो ट्रायंगल की बेस बना के दिखाई है, जब इसमें से करंट गुजरने की कोशिश करता है तो डायोड उसको अलाउ कर देता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, दैट मीन्स अगर करंट एन वाले टर्मिनल से एंटर होने की कोशिश करे तो डायोड उसको ब्लॉक कर देता है। कैसे करता है इसके पीछे थोड़ी सी इररिलेवेंट बातें हैं, इसलिए हम इसकी डिस्कशन नहीं करते। एलईडी
LED is the light emitting diode. That means जब इसमें से ऐसे करंट गुजरेगा, इस करंट के गुजरने की सिचुएशन को हम फॉरवर्ड बायस्ड कहते हैं। तो जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये LED डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर एक लाइट एमिट करेगा, लाइट का सिग्नल। सो फॉरवर्ड बायस्ड सिचुएशन यानी कि करंट P वाले टर्मिनल से एंटर हो, N वाले टर्मिनल से एग्जिट हो, इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और LED फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में लाइट एमिट करता है। एनीवे, दिस हियर इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। सिंबल्स याद रखने की जरूरत है, हमसे बनाने को आ सकते हैं। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ये पिछले चैप्टर में हमने देखा है, इसकी रेजिस्टेंस लाइट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, इसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होती जाएगी। इसी तरह ये थर्मिस्टर भी हमारे पास एक डिवाइस है जो कि हीट डिपेंडेंट है। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हीट या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी गर्मी ज्यादा होगी तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, और अगर गर्मी कम होगी, ठंडा होगा, तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर भी हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम एक आउटपुट के ऊपर कॉन्स्टेंटली वेरिएबल या कंटिन्यूअसली वेरिएबल वोल्टेज कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड दिस हियर इज द सिंबल फॉर अ रियल लाइफ बैटरी। होता ही है कि बैटरीज के अपने अंदर थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम होता है, थोड़ा सा वोल्टेज कंज्यूम हो जाता है। जैसे लेट से अगर एक बैटरी टोटल 9 वोल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है, तो ये सारे का सारा 9 वोल्ट प्रोवाइड कर नहीं पाती। वो इसलिए क्योंकि उसके अपने अंदर थोड़ी सी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से ये टोटल 9 वोल्ट्स में से थोड़ा सा हिस्सा, लेट से 0.5 वोल्ट बैटरी के अंदर ही यूज हो जाता है। और बैटरी के बाहर आप जो भी डिवाइस लगाते हैं, फिर उस डिवाइस को इस बैटरी का 9 वोल्ट मिलने की बजाय 8.5 वोल्ट्स मिलता है। बैटरी के बाहर जो वोल्टेज अवेलेबल होता है, इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो दीज वर द सर्किट सिंबल्स जो हमें याद रखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट सर्किट सिंबल्स हैं ये सारे। सबसे पहले जी इस चैप्टर में हमें डिफरेंशिएट करना है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। EMF and potential difference, they are almost the same things, almost the same things. इसमें सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन का फर्क है। कुछ डिफरेंसेस इनके मैं अभी आगे जाकर लिखूंगा। डेफिनेशन सुन लीजिएगा। एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम अदर फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज व्हेन इट पासेस थ्रू अ बैटरी। ये वर्डिंग बहुत जरूरी है। ईएमएफ में एनर्जी कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म से इलेक्ट्रिकल्स में। जैसे कि बैटरी की मैंने एग्जांपल दी थी, एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ। बैटरी के अंदर एक बैटरी के अंदर कन्वर्जन होती है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा अगर एक सोलर सेल है, सोलर सेल जो बिजली, जैसे आजकल बड़े सोलर पैनल्स की बड़ी हवा चली हुई है, सबको बहुत शौक है सोलर पैनल्स लगाने का, तो सोलर पैनल्स जरूर जरूर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते। सोलर पैनल्स सन की थर्मल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी, दोनों, लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव, थर्मल या हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो सन से आने वाली एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रिकल में। अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं ईएमएफ के, और अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग एनर्जी कन्वर्जन होती है। इसका फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज उस ये जो चार्ज है, ये उस चार्ज की अमाउंट है जिसने सर्किट में फ्लो करना है फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली कंजम्पशन है, जब एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम होता है, जबकि ईएमएफ प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सेल्स, बैटरीज, सोलर सेल्स, पावर सप्लाईज, ये सब ईएमएफ प्रोवाइड करती हैं। दैट मींस दे प्रोड्यूस एनर्जी। वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी कंजम्पशन होती है। ये यूजुअली वो डिवाइसेस हैं जैसे लैंप है या रेजिस्टर है या मोटर है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके हमें कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन वही है, एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज।
when it passes through a resistor or other components. इसके साथ एक और बात ऐड कर देता हूँ, any 2 points in a any 2 points in a circuit. ईएमएफ के लिए जरूरी था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए करंट को टोटल कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, वो ईएमएफ था। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में हो सकता है। जैसे एक सर्किट यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। लेट्स से ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q। तो चार्ज पार्टिकल को P से लेके Q तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी को इस्तेमाल करना है, उस एनर्जी को चार्ज पार्टिकल के चार्ज से डिवाइड कर दें तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। ऑल्सो एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज ईएमएफ एज वेल। दोनों का सेम फॉर्मूला है, सेम यूनिट है, बट सेंस मुख्तलिफ है। ईएमएफ में प्रोडक्शन होती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज की, whereas पोटेंशियल डिफरेंस में कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन इन अ डिवाइस और समथिंग। दोनों का सेम यूनिट है, दैट इज वोल्ट्स। हम हरफ आम में इसको वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज, ठीक है, डजंट मैटर। ईएमएफ को हम कभी कभी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल वोल्टेज भी कह लेते हैं। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, टोटल वोल्टेज। Now, I'm going to highlight a few differences between EMF and potential difference. EMF is measured across the battery, potential difference is measured across any other component. ये बात हम पीछे कर चुके हैं। EMF is measured in an open circuit. That's very important when no current flows. ये बात मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। Also, EMF gets converted from chemical to electrical, और potential difference gets converted from electrical to other forms. ये बात भी मैंने अभी की है। मैं यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाकर, नीचे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है, लेकिन मैं खुद यहाँ पर बनाकर दिखा देना चाहता हूँ, देखिएगा। If I attach a voltmeter here, because voltmeter is the device that is being used for measuring electrical energy per unit charge or voltage or EMF, whatever you might like to call it. इसमें से जो ये वाला वोल्टमीटर है, एक्सक्यूज मी, ये जो A वाला वोल्टमीटर है, this voltmeter measures an EMF. Why? Because the voltmeter right now is attached across a battery. बैटरी के एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल के दरमियान में कितना एनर्जी का डिफरेंस है। दैट मीन्स जब चार्ज पार्टिकल यहां से चलना शुरू करेगा, इस वक्त उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, जब वो वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा तो वो अपनी सारी एनर्जी डिलीवर करके आया हुआ है। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज पार्टिकल इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, इसका डिफरेंस हम ले लेंगे, दैट्स गोइंग टू गिव अस द EMF और द टोटल वोल्टेज। वेराज ये जो 2 पॉइंट्स हैं C and D, they are not actually the starting or ending of a circuit. They are any 2 points in a circuit. So in this case, यहाँ पर EMF, यहाँ पर एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ज्यादा होगी, यहाँ पर एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कम होगी, जीरो कभी नहीं होगी। दैट इज वाई इन दोनों के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉट EMF। पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में हो सकता है, जबकि EMF सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान में होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ मैंने कहा कि अगर एक ओपन सर्किट हो तब जो मेजरमेंट होती है उसको EMF कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर C और D के दरमियान में देयर इज दिस ओपन सर्किट, कोई करंट उस सर्किट में फ्लो ही नहीं करेगा। ऑफ कोर्स जब यहाँ से सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, यहाँ पर कोई कंडक्टर ही नहीं है C और D के दरमियान में, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ऐसे केस में राइट नाउ दिस पार्ट हियर इज एन ओपन सर्किट। जब भी वोल्ट मीटर ने ओपन सर्किट के अक्रॉस अटैच होना है, दैट स्टार्ट्स गिविंग यू एन EMF. Why? Because this situation appears to be as if the one terminal of the voltmeter is attached across the negative terminal,
and the other terminal of the voltmeter gets attached across the positive terminal. चूंकि करंट ही नहीं कोई फ्लो कर रहा तो इस लैंप का कोई रोल नहीं है. लैंप या रेजिस्टर्स तो तभी काम करते हैं ना जब उनमें से करंट फ्लो करता है. जब सर्किट में कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, राइट नाउ दिस वोल्टमीटर गेट्स, it appears as if that it gets attached across the positive and negative terminal of the battery. So it starts giving you the EMF now. I'll give you an example, a quantitative example. Let's say this is a battery that has an EMF of 10 volts. And here I have two resistors. This is 500 ohms. This is 500 ohms. Right now, if I attach a voltmeter here, this should give me the equal resistances hai, to equal voltages mil jayenge. It should show me 5 volts. Right now, we should call it a potential difference. लेकिन अगर मैं इसको यहां से ओपन कर दूं सर्किट को, the circuit gets opened. तो वोल्ट मीटर जब एक ओपन सर्किट के क्रॉस लगाया जाता है, राइट नाउ देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. इट विल बी एज इफ the positive terminal of the battery is attached with voltmeter here, and the negative terminal of the battery gets attached with the voltmeter like this. This resistor will have no role. इसका कोई किरदार नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टर्स वगैरह काम ही तब करते हैं जब करंट फ्लो करता है. राइट नाउ करंट इज नॉट फ्लोइंग. बेसिकली इस वाले पॉइंट पे जो ए पॉइंट मैंने इंडिकेट किया है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जेटिक हैं क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है. तार की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके ये यहाँ अटैच करने की बजाय मैं यहाँ भी अटैच कर देता तब भी कोई फर्क ना पड़ता, सेम सिचुएशन होती. और जो नेगेटिव साइड वाले चार्ज पार्टिकल्स होंगे, दे आर एट अ लोअर पोटेंशियल क्योंकि एनर्जी तो पॉजिटिव टर्मिनल से आती है ना, नेगेटिव से तो नहीं आती. तो in this situation, it is going to show me the EMF, and the reading on the voltmeter will rise to 10 volts. So you have to memorize this. You have to keep this in mind, that across an open circuit, a voltmeter will measure for you the EMF of the circuit. All right, that is great. I have written down these few important points about this, and you can take a screenshot and complete it in your notes. All right, now I am going to show you the internal resistance and that internal resistance and terminal potential difference. और ये इस वीडियो के लिए हमारी आखिरी बात होगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. I have written down a few things here. Let's just quickly go through them. Batteries consume some energy inside the battery. एक थोड़ा सा brief introduction मैंने इस बारे में पहले भी दिया था. Because charge particles are moving inside the battery, which also requires some energy. This is like you are carrying a big bottle of water, but it has a little leak in it. So as you carry that bottle across a certain distance, थोड़े से फासले के बाद उसमें से पानी की मिकदार थोड़ी सी कम हो जाएगी. मिसाल के तौर पे आपके घर में मेहमान आए हैं, आपने वो पानी की बोतल वहां ले जाके रखनी है, आपने बोतल को पूरा भरा, उसमें छोटा सा सुराख था, जब मेहमानों के सामने तक पहुंचे तो जितना आपने पूरा बोतल को भर के लेके आए थे वो सारा पानी मेहमानों तक नहीं पहुंच सकेगा क्योंकि थोड़ा सा रास्ते में भी वेस्ट होता जाएगा. सो एक बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ये काम करती है कि बैटरी का जितना ईएमएफ होता है, ईएमएफ मतलब जो टोटल वोल्टेज, जो टोटल पानी है जो आप सप्लाई कर सकते हैं, उसमें से थोड़ा सा वोल्टेज, थोड़ी सी एनर्जी बैटरी के अंदर ही इस्तेमाल हो जाती है. यहाँ पर ये मैं ग्रीन से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, दैट्स द टोटल, दैट्स द बैटरी दैट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एन ईएमएफ ऑफ ई. इसके साथ यहाँ सीरीज में एक छोटा सा रेजिस्टर दिखाया जा रहा है. ये छोटा सा रेजिस्टर इंडिकेट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को. इंटरनल रेजिस्टेंस ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बैटरी के साथ बाहर एक छोटा रेजिस्टर लगाया, नहीं. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. एंड राइट नाउ दिस बॉक्स, डॉटेड बॉक्स इज इंडिकेटिंग फॉर यू द बैटरी. अब ये बैटरी अंदर वाली ग्रीन वाली जो मैंने दिखाई है, ये बैटरी नहीं है. बैटरी असल में ये जो पिंक आउटलाइन मैंने बनाई है,
Now this is actually the battery. Okay, you can't control the internal resistance of the battery. You cannot change it. It stays constant. लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये बैटरी 10 वोल्ट्स ईएमएफ दे सकती है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओहम्स। आप कुछ भी कर लेंगे ना, ये 2 ओहम की इंटरनल रेजिस्टेंस कम नहीं होने वाली। चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट बैटरी के अंदर तो हर हाल में होनी ही है, तो उन चार्ज पार्टिकल्स ने थोड़ी सी एनर्जी बैटरी के अंदर इस्तेमाल करनी ही है। तो वो कितनी एनर्जी या कितना वोल्टेज कंज्यूम करेंगे उसको शो करने के लिए ना हमने ये छोटा सा रेजिस्टर लगाया है। जितना ये 2 ओहम का रेजिस्टर वोल्टेजेस को कंज्यूम करेगा, हम उतनी ही इंटरनल रेजिस्टेंस में बैटरी वोल्टेज को इस्तेमाल करती है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 10 में से ना 1 वोल्ट बैटरी के अंदर इस्तेमाल हो गया, तो ये 1 वोल्ट की रिप्रेजेंटेशन, 1 वोल्ट कंजम्पशन की रिप्रेजेंटेशन को हमने एक छोटे से रेजिस्टर से रिप्रेजेंट किया है। ऑलराइट, ये ऐसा अलग से रेजिस्टर लगा हुआ नहीं है, बैटरी के अंदर ही इस्तेमाल हो रही है एनर्जी, और एनर्जी रेजिस्टर्स में इस्तेमाल होती है। इसलिए हमने सिर्फ डायग्राम में रेजिस्टर को बनाकर दिखाया है नहीं ये रेजिस्टर। ओके अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बड़ी आसान सी बात है। बैटरी का जितना टोटल ईएमएफ होता है, उसमें से जितना बैटरी के अंदर इस्तेमाल हो जाता है उसको माइनस कर दें, तो आपके पास जो भी रिमेनिंग होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे आपके पास वो 2 लीटर की पानी की बोतल थी, उसमें से लेट से 100 ml रास्ते में वेस्ट हो गया, तो सारे मेहमानों को कितना अवेलेबल होगा? 2 लीटर में से 100 ml माइनस कर दें, 1900 ml। So terminal potential difference is actually the voltage that is available outside the battery to the external circuit. एक्सटर्नल सर्किट मतलब बैटरी के बाहर आपने क्या क्या डिवाइसेस अटैच की हैं, वो सब एक्सटर्नल सर्किट कहलाती हैं। ओके, यहाँ पर ये एक्स और वाई जो इंडिकेटेड हैं इस डायग्राम में, देखिएगा एक्स और वाई, थोड़ा सा गंद कम कर लेते हैं जरा। ओके, ये जो एक्स और वाई हैं, these are the terminals across which the rest of the circuit needs to be attached. टर्मिनल किसी पॉइंट को कहते हैं जहां पे तारे मीट करती हैं, उसको हम टर्मिनल कहते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाई है। इसमें जो येलो वाला पार्ट है ना, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये इंटरनल सर्किट है। इंटरनल, ये बैटरी के अंदर है, जिसमें एक छोटा सा रेजिस्टर लगाया है जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। और जो टर्मिनल एक्स और वाई है, इनके साथ ही जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करके दिखाया है, दिस इज द पार्ट दैट इज द एक्सटर्नल सर्किट। दैट मींस बैटरी के बाहर क्या क्या चीज अटैच्ड है। सो जब आप, अगर किसी तरह, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप किसी तरह इंटरनल बैटरी के अंदर कभी वोल्ट मीटर लगाएं इस तरीके से जहां पर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को अवॉइड कर सके, राइट नाउ दिस शुड शो यू द ईएमएफ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि बैटरी के अंदर कोई फिजिकली ये रेजिस्टर थोड़ी लगा हुआ जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। वो तो जब भी बैटरी के अंदर से चार्जेस मूव करेंगे वो थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ओके, और बैटरी के बाहर जैसे आप एक एक रिमोट वाला सेल लें, रिमोट वाले सेल का ऐसे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। आप इसके साथ जब वोल्ट मीटर अटैच करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सेल के ऊपर तो 1.5 वोल्ट लिखा था, वोल्ट मीटर के ऊपर 1.43 वोल्ट्स नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि 1.5 वोल्ट्स वो टोटल कैपेसिटी है जो वो प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि बाहर वो सारे के सारा प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बैटरी के अंदर अपनी कुछ रेजिस्टेंस है। 0.07 वोल्ट्स बैटरी के अंदर कंज्यूम हो गए, बाकी सारे बाहर मिल रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये R1 और R2 मैंने एक्सटर्नल सर्किट में लगा कर दिखाए हैं। जरूरी नहीं है कि हर दफा ये दो ही रजिस्टर हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, सीरीज में भी हो सकते हैं। तो वो अब एक बात की बात है। Now, एक इक्वेशन आपको लिख के दिखा रहा हूँ। बैटरी का टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है,
10 वोल्ट अंदर हो, दो वोल्ट अंदर इस्तेमाल हो जाएं तो बाहर कितने अवेलेबल होंगे? 8। दैट मीन्स इस्तेमाल होने वाले वोल्टेजेस को आप एड अप करें तो वो बराबर आते हैं ईएमएफ के, यानी जो टोटल प्रोड्यूस हुआ है। दैट्स वेरी कॉमन सेंस वाली बात। लेट्स से ये बैटरी थी 10 वोल्ट की, अंदर 2 वोल्ट इस्तेमाल हुआ है तो टोटल बाहर 8 वोल्ट अवेलेबल होगा। ये जो 8 वोल्ट है जो बैटरी के बाहर अवेलेबल है, इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 2 वोल्ट्स अंदर इस्तेमाल हुआ, 8 वोल्ट्स बाहर इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल होने वाले वोल्टेजेस को एड अप कर लें तो हमारे पास वो वाले ईएमएफ आ जाता है जो टोटल प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वेशन में भी हमने यही लिखा है, E इक्वल्स टू वी आर प्लस वी आर। ये आर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा है नीचे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं ये। वी आर यहाँ मैंने लिख के बताया है, दिस इज द वोल्टेज कंज्यूम्ड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, जबकि वी कैपिटल आर इज द वोल्टेज कंज्यूम्ड इन द एक्सटर्नल रेजिस्टर या सर्किट। अब सर्किट में बाहर 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं उनकी टोटल रेजिस्टेंस है ये बाहर वाले रेजिस्टर्स की। इसी इक्वेशन को हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं और यही मेरी अगली हेडिंग है। इसी इक्वेशन के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके दिखाएंगे। मैंने सबसे पहले जी ये उस इक्वेशन को रिकॉल करके लिख लिया जो हमने पहले देखा था, ये वाली इक्वेशन सिर्फ ऊपर से उठा के नीचे लिखी और कुछ भी नहीं किया। इसमें ये जो आई वी आर है ये वाला, ये तो वो है जो अंदर इस्तेमाल होता था, और ये वी आर वो है जो बैटरी के बाहर अवेलेबल होता था। जो बैटरी के बाहर अवेलेबल होता है उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं ना, टर्मिनल पीडी। इसीलिए मैंने ये सिंबल यूज किया है वी, और नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा टी लिखा है। और ये क्या किया है मैंने जी इसके साथ, दिस वाज रिटन एज वी स्मॉल आर। और वोल्टेज तो होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, ऐसे ही है ना, ओहम्स लॉ के मुताबिक। तो मैंने अगले स्टेप में ये किया है कि करंट को स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करके लिख लिया और कुछ भी नहीं किया। फिर ये आई आर अगर हम यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लें तो राइट साइड पे सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा। अगली इक्वेशन में यही किया है मैंने, आई आर को दूसरी तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेफ्ट साइड पे सिर्फ वी टी रह जाता है। ये जो पहली इक्वेशन हमने लिखी थी इसके अंदर मैंने आई आर को रिप्लेस किया था इन प्लेस ऑफ वी। अब ये जो वी आर लिखा हुआ है दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला बड़े आर वाला, इसकी जगह भी तो हम करंट इनटू रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ लगा सकते हैं ना। तो नंबर 4 में यही काम किया हमने, आई इंटू आर। इसमें ना ये वाला आई और ये वाला आई दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ बैटरी से जो करंट फ्लो होता हुआ आता है वही करंट यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टर में से गुजरता है, वही करंट वापस इंटरनल रेजिस्टेंस में जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट बैटरी के बाहर फ्लो कर रहा है उतना ही बैटरी के अंदर भी फ्लो करेगा। कॉमन सेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी, इसीलिए मैंने यहाँ आई आर लिखा। इस वाले आई को जिनको मैंने सर्कल किया इनको कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं, अंदर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर लिखा हुआ रह जाएगा। ये भी इस इक्वेशन की एक यूजफुल फॉर्म है, ये भी हमें अक्सर इस्तेमाल करने को आती है। तो कुछ नोट्स मैंने यहाँ लिखे थे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज अ कांस्टेंट, ये बात हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा रेजिस्टर नहीं जो हमने लगाया है हम इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं। उस बैटरी में चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट होनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी अपनी एक विस्कोसिटी होती है, तो उसमें जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ता है जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। जिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने बैटरी के बाहर अटैच किया वो हम चेंज कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। बैटरी के अंदर घुस के चेंजेस नहीं कर सकते, बाहर ही कर सकते हैं। When any resistance changes, the total resistance of the circuit changes, thus the total current of the circuit changes। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बस ये आज के लिए इस वीडियो के लिए एक आखिरी बात करते हैं, जिसमें ये मैंने एक बैटरी शो की है और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है।
ये हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज 50 ohms, दिस इज 50 ohms। दो 50 ohms को हमने सीरीज में लगाया है। इंटरनल रेजिस्टेंस लेट्स से 10 ohms। यहाँ पीछे से कोई करंट की वैल्यू आती है। ये करंट की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी सर्किट की। टोटल रेजिस्टेंस अफेक्ट्स आई। अगर मैं इनमें से किसी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, जैसे ये 50 था, इसको इरेज करके मैंने अब 100 कर दिया, तो अब क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द टोटल रेजिस्टेंस? 100 प्लस 50 प्लस 10। पहले सिर्फ 50 प्लस 50 प्लस 10 था, 110 थी पहले, अब हो गई 160। व्हाट विल हैपन टू दिस करंट? ऑफ कोर्स अगर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बढ़ गई है तो करंट की अमाउंट पहले से कम हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स वाला काम होगा। मतलब जब बाहर वाले सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो अंदर वाले को कम एनर्जी मिलेगी और बाहर वाले को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो अंदर वाले को कम वोल्टेज मिलेगा, बाहर वाले सर्किट को ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा। लेट्स से पहले इसमें 1 वोल्ट इस्तेमाल हो रहा था, अब जब वोल्टेज की बाहर ज्यादा जरूरत है क्योंकि बाहर ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो अब अंदर वाले रेजिस्टर को मजबूरी है अपनी थोड़ी सी एनर्जी कम करके बाहर वाले रेजिस्टर्स को पहले से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बात को हम थोड़ा सा और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स में एक्सप्लोर करेंगे। सीरीज सर्किट आर कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। इनमें वोल्टेजेस डिवाइड होते हैं, जैसे आपने ओ लेवल में भी देखा हुआ है। बस इससे रिलेटेड एक आखिरी पीस ऑफ डिस्कशन है, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ये एग्जामिनर ने हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, एग्जामिनर समझता है कि ये तो बच्चों को पता ही होना चाहिए। यहाँ से हमने एक इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी थी, इस इक्वेशन नंबर 3 को इंपोर्ट करके यहाँ लिखा है, VT इक्वल्स टू E माइनस IR। इसमें E बैटरी का टोटल EMF है, I करंट है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी आपने देखा कि जब करंट चेंज होता है, जब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट चेंज होता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बैटरी के बाहर अवेलेबल होता है वोल्टेज, वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने इस करंट को किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करते हैं, और VT को हम ट्रीट करते हैं एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वो होता है जो खुद ब खुद चेंज होता है, और इंडिपेंडेंट वो होता है जिसको हम चेंज करते हैं। तो दैट मीन्स वी जब एक ग्राफ बनाएंगे, वी नीड टू प्लेस दिस ऑन द y एक्सिस एंड वी नीड टू प्लेस दिस ऑन द x एक्सिस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना के दिखाया, और ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेरेबल है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेरेबल है कैसे? आप नोटिस करें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। अभी अभी मैंने बोला कि I हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ग्राफ बनाएंगे दिस नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस। ये एक कन्वेंशन है, रिवायत है। x gets placed on the I gets placed on the x axis. VT the terminal potential difference gets placed on the y axis. तो यहाँ पर ये जो m लिखा हुआ है, the gradient is supposed to be equal to negative of r, and c is a positive value that has to be equal to the EMF of the battery. तो इस ग्राफ को जरा गौर से देखिएगा, पास पेपर का एक क्वेश्चन आ गया था। यहाँ पर VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इधर करंट लिखा हुआ है। क्योंकि कंपैरिजन ऑफ द इक्वेशन से हमें पता चला था कि ग्रेडियंट नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ मैंने जो लाइन बनाई है वो एक नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है, नेगेटिव ग्रेडियंट। यहाँ से जो y इंटरसेप्ट है वो मैंने इंडिकेट करके दिखाया, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर वोल्टेजेस मौजूद है ना, तो y इंटरसेप्ट बाय नेचर भी एक वोल्ट्स ही होगा, वोल्टेज। और वो वाला वोल्टेज जब कोई करंट ना फ्लो करे, क्योंकि आप देखें यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या चीज, करंट की वैल्यू 0 है। तो
जब हम करंट की वैल्यू 0 रखें सर्किट में, यानी कोई करंट फ्लो ना हो, उस वक्त जो भी वोल्टेज मेजर किया जाता है उसको ईएमएफ कहते हैं। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी है। तो एग्जामिनर इस तरह का ग्राफ आपको दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताओ बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या थी। तो आप जब ये ग्राफ आइडेंटिफाई करेंगे तो मेरी बात फौरन आपके जहन में आएगी कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है और वाई इंटरसेप्ट ईएमएफ के बराबर है। ग्राफ दे देगा, ग्रेडियंट निकाल के इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वाई इंटरसेप्ट से ईएमएफ निकाला जा सकता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। Alright, hopefully in our next video we'll be able to discuss about the Kirchhoff's laws. अभी आज के लिए बस इतना ही है जी। Thank you very much for joining me here. See you in our next lesson. Allah Hafiz.